ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में क्या चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम लोग कर रहे थे। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कितने लेक्चर्स कर चुके? 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके। और आज कॉपी में हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 8 हो जाएगा, लेक्चर नंबर 8। और फिर टॉपिक कौन सा करेंगे हम लोग? हेडिंग करिए वेरिएबल कोवैलेंसी। हेडिंग करिए वेरिएबल कोवैलेंसी, वेरिएबल कोवैलेंसी एंड देन स्टॉप राइटिंग। अब थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करिए, हम लोगों ने क्या किया कि कोवैलेंसी कहते किसको हैं या वैलेंसी किसको कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म वैलेंसी? वैलेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, दैट्स इट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को वैलेंसी कहा जाता है। जिसको हम लोग वैलेंसी कहते थे वो एक्चुअली कोवैलेंसी होती थी। जिसको हम लोग वैलेंसी जानते थे वो कोवैलेंसी होती थी। तो हम अगर एक काम करते हैं, अच्छा इतना तो कई बार हम लोग कर चुके हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। क्या कहा मैंने? हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है कि कौन से करते हैं, ये सोच के बताना है आपको। सारे तो नहीं करते आउटर मोस्ट के। पहली बात तो अंदर के करते ही नहीं हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। बाहर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी डिसाइड करते हैं उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द विच शेल? आउटर शेल और कॉल वैलेंस शेल, इसलिए वैलेंस शेल कहते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें हमने एक क्वेश्चन और अटैच कर दिया। उतना तो कंफर्म है कि अंदर के नहीं पार्टिसिपेट करते, केवल बाहर के करते हैं। लेकिन बाहर के भी सारे नहीं करते, बाहर के भी सारे नहीं करते। तो कौन से करते ये बताना है। ऑल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। बाहर के वो करते हैं। अच्छा, रिएक्शन करते क्यों हैं वो? उसी में आंसर मिल जाएगा हम लोग को, स्टेबल होने के लिए। बहुत अच्छा। कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा किसी ऑर्बिटल में बंद रहता है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इनक्लोज इन सम ऑर्बिटल। जैसे ये है, इसके अंदर बंद रहता है। मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्कोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल? हाँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्कोमोडेटेड इन 1 ऑर्बिटल। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट आ जाए तो अब इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत क्या है फिर? अगर आपका पेट पहले से भरा हो, कोई कह रहे थोड़ा सा खा लीजिए, तो क्या कहेंगे? अरे भरा है, थैंक यू, बिग प्रणाम। भैया भरा है पेट हमारा। ऑर्बिटल का पेट अगर भरा है पहले से, भैया कहाँ डालेंगे? भारत तक भरा हुआ है। तो अब इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऑलरेडी अगर ऑर्बिटल पेयर्ड है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम जो क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर क्या हो सकता? हमने कहा था व्हाट इफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड, विच आर अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड है तो क्यों पार्टिसिपेट करेगा? अच्छा, मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? अभी तो आपने बताया 2 इलेक्ट्रॉन। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर पहले से हैं तो फिर अब इसको जरूरत क्या है? इसी के लिए तो वो परेशान था बेचारा कि पेयर्ड हो जाए। और जब वो ऑलरेडी ऐसा है तो फिर ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या आंसर हो गया? जो अनपेयर्ड होते हैं। बहुत अच्छा, जो अनपेयर्ड होते हैं। तो अब अगर हम एक काम करते हैं, हम आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। बहुत अच्छा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2s2, 2p ना। टोटल काउंट करते रहिए, टोटल 7 होना था। हाँ ना, हाँ रेचल आप बोलिए। 2p3, हाँ 2p3। भाई 4 हो गया, 3 बचा।
तो 2p3 हो गया, 2p3 हो गया। अच्छा, ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, अंदर का नहीं पार्टिसिपेट करेगा, केवल बाहर का करता है। लेकिन बाहर का भी देखिए, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर की भी देखिए, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंप्लीट है, तो क्यों करेगा वो? तो खाली ये करेगा 2p3। अच्छा, 2p3 का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो p में कैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे आप? अगर 3 इलेक्ट्रॉन p में है तो बताइए कैसे डाला जाए, किस रूल से डाला जाए, ये बताइए। बहुत अच्छा, हुन्स रूल से डालें, HUND, हुन्स रूल से। हुन्स रूल ने क्या कहा था? एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन लगा जाता तब पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, हमने एक px py pz में डाल दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जा। तो अब देखिए नाइट्रोजन के केस में कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 अनपेयर्ड। एटॉमिक नंबर 7 था, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सो दैट्स इट, वैलेंसी बिकेम 3। समझ आ गया? वैलेंसी बिकेम 3, या इसी को हम कोवैलेंसी कह सकते हैं कि इसकी कोवैलेंसी 3 हो गई। लेकिन आगे हम लोग को क्या करना है, जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल को देखिए, वेरिएबल वैलेंसी कहां कहां पे है? पहले हम लोगों ने किया था, पहले यहां पे है वेरिएबल वैलेंसी, क्या नहीं है? बहुत अच्छा, ये इसका नाम बताइए, क्या शेड किया हमने? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव गॉट व्हाट एवर वैलेंसी? डेफिनेट वैलेंसी। कोई एग्जाम्पल? बहुत अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताइए। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट्स हो गए, है ना? इन सब की वैलेंसी कैसी होगी? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, दे हैव गॉट 1 + 1, ये वैलेंसी +1 हो गई, ठीक है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की वैलेंसी +2 हो गई, बट डेफिनिट है। कहीं पर हमने सोडियम की वैलेंसी 2 तो नहीं देखी, हमेशा केवल 1 होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहां वेरिएबल वैलेंसी नहीं है, यहां पे वेरिएबल है क्या? बहुत अच्छा, फिनोमेना का नाम बताइए। वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू विच फिनोमेना? D block elements exhibit variable valency due to what? Due to which phenomena? Due to which phenomena? Unstable core. Due to unstable core. Due to unstable core. उसके बाद ये बताइए रीजन, यहां पे वेरिएबल वैलेंसी है कि नहीं? P ब्लॉक, ये डायगोनल कहां से कहां ड्रॉ किया हमने? ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है? बोरॉन है, बहुत अच्छा। ये एलिमेंट एस्टेटीन, ग्रुप 17 का लास्ट एलिमेंट, ऐसे डायगोनल। इस डायगोनल के नीचे दे आर मेटल्स और इसके ऊपर नॉन मेटल्स। तो ये जो मेटल्स हैं, पी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, दे एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, ठीक है। कोई एग्जांपल, गैलियम, लेड, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। और फिर ये एलिमेंट कैसे हैं? दे आर नॉन मेटल्स, डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर। यहीं पे अभी हम लोग को स्टडी करना है, फास्फोरस करना है, फिर सल्फर करना है, फिर क्लोरीन करना है। ये तीनों एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पर हैं? फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, बहुत अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और पी ब्लॉक में भी मतलब इनकी लोकेशन नीचे है कि ऊपर है या बीच में है? पी ब्लॉक में हाँ, और हाँ, क्लोरीन ऊपर है, बहुत अच्छा, क्लोरीन ऊपर है। देखिए नहीं 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 नहीं, देखिए फास्फोरस ऑर्गेनिक नंबर कितना है? 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है। तो तीनों एक ही पीरियड के हैं। क्लोरीन किस पीरियड की है? 3rd पीरियड की है। रटना शुरू करिए,
क्लोरीन थर्ड पीरियड की। वो तो जितना ज़्यादा बार बार रिपीट होते करते 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 लर्न हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। सोडियम से शुरू होता है, सोडियम से शुरू होता है। और ये तीनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के ही हैं, ये तीनों थर्ड पीरियड के हैं। तो थर्ड पीरियड में है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में था। क्लोरीन के ऊपर ये यहां पे फ्लोरीन हो गया, सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन रहता है, सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन, फास्फोरस के ऊपर नाइट्रोजन है। ये सेकेंड पीरियड के हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये लोग सेकेंड पीरियड के हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड से शुरू ही होता है। पी ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट, हीलियम, बहुत अच्छा, एक ही एलिमेंट है, बट इट इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने घर में नहीं रहता इसको अपना घर अच्छा नहीं लगता। लोकेशन पी ब्लॉक की है और है एस ब्लॉक एलिमेंट। होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और रहता पी ब्लॉक में, नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जाता है 1s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस ऑर्बिटल में गया, तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो ऑल्दो इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज प्लेस इन द पी ब्लॉक, मतलब एक एलिमेंट जो अपने घर में नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता, अब ये मेंडलीव बताएंगे, ये तो नहीं पता कि इसको एस ब्लॉक में क्यों नहीं रखा आपने, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक में रखना चाहिए, ठीक है। अब एक्सेप्शंस तो चलते रहते हैं साइंस में। अच्छा, फिर देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन की लोकेशन अब बताइए रफली कहां पे है? थर्ड पीरियड, बहुत अच्छा, थर्ड पीरियड। तो जरा इसको देखिए, किस शेल में कितनी सबसेल्स होती हैं, ये कैसे बताओ? हाउ मेनी सबसेल्स इन अ शेल, हाउ मेनी सबसेल्स इन अ शेल। जैसे एटम होता है ना, तो फर्स्ट शेल में कितनी सबसेल होंगी? फर्स्ट शेल में देखिए L इज इक्वल टू N, ये फॉर्मूला होता है। L इज कॉल्ड एजिमुथल क्वांटम नंबर, L इज कॉल्ड एजिमुथल क्वांटम नंबर। N का नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? क्या बताता है? तो चलिए कॉपी में लिखिए, हाँ बोलिए। हाँ, और हाँ, साइज ऑफ, हाँ इनडायरेक्टली कह सकते हैं, और ऐसे लिखते हैं, लिखिए कॉपी में लिखिए, पहला लिखिए नंबर ऑफ ये शेल लिखिए, पहली इंफॉर्मेशन शेल। शेल के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बताता है। शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर दूसरा देखिए, सबसेल के बारे में कौन बताता है? तो ये बताता है, L बताता है, L एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर तीसरा इंफॉर्मेशन क्या? एजिमुथल के बाद कौन सा क्वांटम नंबर आता है? मैग्नेटिक। ये क्या बताता है? ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। सबसेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल। शेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर चौथी इंफॉर्मेशन, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। ऐसे बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी सबसेल्स इन अ शेल, या देखिए क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोनों का आंसर सेम है, खाली अब लग रहा है कि अब केमिस्ट्री की बात होने लगी। पहले देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था, पहले हमने कहा कि हाउ मेनी सबसेल्स इन अ शेल, इसका भी आंसर वही है, खाली क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बस। सबसेल को हमने क्या कहा? एजिमुथल क्वांटम नंबर।
एजिमुथ किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एजिमुथल की कितनी वैल्यूज होती हैं ना। L इज इक्वल टू एन होता है, L इज इक्वल टू एन होता है, लेकिन L इज इक्वल टू एन का मतलब क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जैसे हमने ये किया कि हमने n की वैल्यू 1 कर दी, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो गई। फिर देखिए जरा, n इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? 3 शेल्स, बहुत अच्छा, 3 शेल्स हो गई, 3 शेल्स हो गई। तो L की वैल्यू रेचल बताइए क्या हो गई? फिर 3 हो गई, बहुत अच्छा। ये एलिमेंट किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। कॉपी में लिखिए, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीनों एक ही चीज होती है। नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू भी वही आती है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन कर दें, फॉर क्लोरीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 17 तो उसका एटॉमिक नंबर है भाई, 17 इज द एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन हमारा यह है कि फॉर क्लोरीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? हाँ 3 हो गया, बहुत अच्छा, 3 हो गया। कैसे पता लगा? क्योंकि जब क्लोरीन का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ये क्या गया 2,8, बोलिए 7। तो कितनी सेल्स दिखाई पड़ रही है आपको? तो ये हो गया, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसकी जितनी सेल्स होंगी। और अभी जो हमने बताया आपको कि नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड ऑल्सो, नंबर ऑफ पीरियड ऑल्सो। तो क्लोरीन अगर थर्ड पीरियड में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। और कितनी सेल्स होंगी इसके पास? 3 सेल्स, 3 सेल्स। और जो उसका थर्ड सेल होगा उसमें कितनी सबसेल्स होंगी? 3, बहुत अच्छा। कैसे पता? तो ये फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू एन, L इज इक्वल टू एन। तो अब अगर 3 है तो फिर S होगा, P होगा, D होगा। जैसे फ्लोरीन के पास कितनी शेल्स हैं? फ्लोरीन के पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, यस। अगर जो एलिमेंट जिस पीरियड को बिलोंग कर रहा है उतनी सेल्स होंगी उसके पास, तो 2 सेल्स हो जाएंगे, 2 सेल्स हो जाएंगे। तो जो उसका सेकेंड सेल होगा उसमें कितनी सब सेल्स होंगी? 2 हो जाएंगी। कौन कौन सी होगी? S होगी और P होगी, बस S होगी, P होगी। उसी तरह से नीचे क्लोरीन पर आ गए, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, तो क्लोरीन इज फ्रॉम थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मीन्स हाउ मेनी सेल्स? 3 सेल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो इसकी थर्ड सेल है, हाउ मेनी सबसेल्स आर देयर? 3 सबसेल्स, नेमली, बस हो गया sp_d। ठीक है, अब इतना आप एक्सेप्ट करेंगे कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये तीनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये तीनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आपको ये रिकॉल करना चाह रहे थे कि यहां के जो एलिमेंट्स हैं, यहां का मतलब, हाँ, पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स, ध्यान सुनिएगा, पी ब्लॉक नॉन मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल कोवैलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। अब इसको नोट करेंगे, पहले सुनिए खूब बढ़िया सा। यहां के जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक मेटल्स एग्जिबिट वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी बिकॉज ऑफ अनस्टेबल कोर। ठीक है, फिर यहां पे क्या सेंटेंस बोले? पी ब्लॉक मेटल्स दे एग्जिबिट वेरिएबल
इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, वेरी गुड। फिर उसके बाद यहां के जो एलिमेंट्स है पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब ये आपको टॉपिक समझ में आएगा जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था। तो अब जरा देखिए, हेडिंग हमने क्या, वेरिएबल कोवेलेंसी ब्रैकेट पे लिखे ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब हेडिंग समझ में आई होगी कि ये क्या लिखा है। अभी टॉपिक शुरू नहीं किया था मैंने, ठीक, अभी तो कहानी बना रहे थे कि आपको पता लगे कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि ये समझ में आए कि ये क्या है। तो अब देखिए, अभी तो एक्सप्लेनेशन बाद में चलेगा, आप इतना बता देंगे कि जो डी ब्लॉक के नॉन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक के, वेरी सॉरी, डी ब्लॉक में नॉन मेटल कहां से आएगा, डी ब्लॉक में तो खाली मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के जो नॉन मेटल्स हैं, सॉरी पी ब्लॉक के, क्या वो सारे नॉन मेटल्स वेरिएबल कोवेलेंसी शो करते हैं? नहीं करते, सारे नहीं करते, खाली यही लोग करते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो अब सवाल उठता है कि किसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा? जिन एलिमेंट के पास कम से कम, जो एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, अगर फोर्थ पीरियड का उसके बाद भी डी सबसेल होगा, फिफ्थ पीरियड उसके बाद भी डी सबसेल होगा, लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पर डी सबसेल नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल कोवेलेंसी, वेरिएबल कोवेलेंसी, वेरिएबल कोवेलेंसी, वेरिएबल कोवेलेंसी। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अब फिर क्वेश्चन करें, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल क्यों नहीं है? ना 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 ना, ये तो वही बात आपने घुमा फिरा के बोल दी। रेचल गेस करिए, वाई फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स? क्यों नहीं होता? वही तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर फ्रॉम सेकेंड पीरियड, दे आर फ्रॉम सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स विल हैव एस एंड पी सबसेल, वहां पे sp ऑर्बिटल रहेगा, डी कैसे आएगा? डी उनके पास होता है जिनके पास 3 सेल्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? सेल्स, हाँ, सारा तो हम कर रहे हैं, 3 सेल्स। और 3 सेल्स किसके पास होंगी? पीरियड बताइए, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए। तो ये तो बात बार बार रिपीट हो रही, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। जो एलिमेंट जिस पीरियड का होगा उसका उतनी सेल्स होंगी। तो अब ये फिनोमेना थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स होता ही है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास ये ऑर्बिटल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि डी ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट में नहीं होता। डी सबसेल कहां पे होता है? थर्ड सेल में होता है, थर्ड ऑर्बिट में होता है। तो इसलिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट और उसके आगे के एलिमेंट ये फिनोमेना शो करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, तो नाइट्रोजन वेरिएबल कोवेलेंसी शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ ठीक है, सेकेंड पीरियड होने से क्या फर्क पड़ा? नहीं है। बहुत अच्छा, अब तो रट जाएगा मेरे ख्याल से। ओनली दोज पी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल कोवेलेंसी विच हैव गॉट वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और ये एलिमेंट किस पीरियड के होते हैं? थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स। थर्ड से शुरू होता है बट नॉट सेकेंड पीरियड, बट नॉट सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ये नाइट्रोजन आ रहा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कैसी है? फिक्स वैलेंसी है। इट डज नॉट हैव वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करिए। लिखिए, जनरली कोवेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, right, generally covalency of an element is equal to, covalency of an element is equal to the total number of
unpaired electrons, total number of unpaired electrons, total number of unpaired electrons in its valence shell, in its valence shell. फिर एक एग्जाम्पल शो करिए, लिखिए 7n, एग्जाम्पल 7n, कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए 1s2, 7n का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बोल बोल के लिखिए 1s2 के बाद 2s2, बोल बोल के लिखिए रेचल 2s2 देन 2p3, चुपचाप मत लिखिए, बोल बोल के लिखिए। बोल के लिखने से क्या होगा, आपका माइंड इन्वॉल्व रहेगा, नहीं तो माइंड क्या करेगा, कहीं और चला जाएगा। ये जो हाथ है, इट इज वन ऑफ द सेंसेस। हाउ मेनी सेंसेस आर देयर? ये किस क्लास से पढ़ाते हैं सेंसेस के बारे में, और किस सब्जेक्ट में आता होगा ये? ईवीएस में आएगा, है ना। बॉडी के बारे में है, बॉडी के बारे में है। और कितनी सेंसेस होती हैं? 6 सेंसेस। अब देखिए, ये हम लोग का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जो लॉर्ड मैकाले ने हमको बता दिया, ठीक है। और विदाउट सेंसेस कैन वी स्टडी, कैन वी डू एनीथिंग विदाउट सेंसेस? और उसी बारे में नहीं पता, तो ये एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है कि फर्स्ट वी शुड बी टॉट व्हाट इज माइंड, हाउ इट फंक्शंस। फर्स्ट वी मस्ट स्टडी द साइंस ऑफ माइंड, देन वी शुड स्टडी साइंस। कि पता लगे, जैसे अब ये इट इज वन ऑफ द टोटल देयर आर 11 सेंसेस, टोटल देयर आर 11 सेंसेस। गीता कहती है इंद्रियाणी 10 मेकम चा। इंद्रियाणी, इंद्रियां किसको कहते हैं? सेंसेस को। और इंद्रियाणी, सेंसेस के प्लूरल फॉर्म को संस्कृत में इंद्रियाणी कहते हैं। इंद्रिया सिंगुलर फॉर्म है और इंद्रियाणी उसका प्लूरल फॉर्म है। तो इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां, सारी इंद्रियां। इंद्रियाणी 10 मेकम चा, दसम एवं एकम, 10 मेकम। उसका संधि विच्छेद समझते हैं? संधि विच्छेद समझते हैं? नो, हिंदी में संधि विच्छेद होता है मतलब वर्ड को तोड़ा जाता है, उसको संधि विच्छेद कहा जाता है। हिंदी में, हिंदी ग्रामर में ये सब आता है। तो इसको जब संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो हाँ, दसम एवं एकम, तो उसी को मिला के बोलते हैं 10 मेकम चा, 10 मेकम चा। इंद्राणी 10 मेकम चा, पंच चा इंद्रि गोचरा। पंच चा, चा मतलब एंड होता है संस्कृत में, चा का मतलब एंड होता है। पंच चा इंद्रि गोचरा, गो कहते हैं सेंसेस को, संस्कृत में उसको गो कहा जाता है। जैसे आपने गोस्वामी सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास, तो ये उनका नाम नहीं था। गोस्वामी का मतलब क्या है? जो सेंसेस जिसके कंट्रोल में होती हैं। अभी ध्यान से सुनिए रेचल, लिखना बंद करिए, ध्यान से सुनिए। दोज पर्सन्स हु आर द मास्टर ऑफ देयर सेंसेस, दे आर कॉल्ड गोस्वामी। अभी क्या होता है, आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं कि सेंसेस आपको कंट्रोल करती हैं? तो आपकी कहां से हुई? कहते मेरा मन, मेरा मन। अरे आप कहे तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए ना। आपको जो आप कहें वो उसको खाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं करेला इज गुड तो उसको खाना चाहिए, लेकिन वो क्या कहता है? करेला इस जन्म में नहीं खाएंगे, इतना कड़वा करेला, मरना पसंद करें, करेला नहीं खा सकते, है ना। अब वो चीज़ है। तो जैसे जो हैंड है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंसेस। और सेंसेस को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन एंड ऑर्गन ऑफ एक्शन। जिसको हम लोग सेंस कहते हैं उसको ऑर्गन ऑफ परसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, जिसे हम परसीव करते हैं इंफॉर्मेशन।
तो दीज आर 5 सेंसेस एंड देयर आर 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन ऑल्सो, देयर आर 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन। तो मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। एंड 1 इन 10 का बॉस मन, माइंड, तो इसलिए 11 हो गया। अब 11 याद हो जाएगा कैसे? 5 क्या है? ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन, और ऑर्गन ऑफ एक्शन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। संस्कृत में ये वर्ड ज्यादा समझ आएगा। ज्ञानेंद्रियां मतलब वो इंद्रियां जो ज्ञान देती हैं, और कर्मेंद्रियां हाँ एक्शन करती हैं, जो कर्म करती हैं। तो ये ज्ञान देता है कि कर्म करता है? हाथ, ये कर्म करता है। और ये जो स्पीच है ये बोलता है, दिस इज ऑल्सो एक्शन ऑफ ऑर्गन, ये और ऑर्गन ऑफ एक्शन ये। तो हाथ और ये, इसको कौन कंट्रोल करता है? माइंड। हमने कहा 10 सेंसेस हैं और 10 का जो बॉस है वो कौन है? माइंड। अब सबको मिला करके 11 हो जाते हैं, तो 11 सेंसेस आर देयर, है ना। अब जैसे हम ये कहना चाहिए, जब अगर हम सुन भी रहे हैं ये और ये दोनों साथ में कर रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखने को मना किया आपको कि जब आप लिख रहे हैं तो खाली लिखेंगे, सुन रहे हैं तो खाली सुनेंगे, तो फोकस बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद फिर डेटा ज़्यादा परसीव कर पाएंगे आप। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? एक्शन भी कर रहे हैं और परसीव भी कर रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो फिर डिवाइड हो जाएगा ना। माइंड को 2 काम एक साथ करना पड़ रहा है, तो उसको चुपचाप सुनने दीजिए पहले, ठीक है। ये चीज़ है। और अभी जिनको अपने सेंसेस पे कंट्रोल होता है उनको क्या कहते हैं? उनको गोस्वामी कहते हैं। अभी जब बीएससी का हम एग्जाम दे रहे थे, बीएससी हम किस में कर रहे हैं? विच सब्जेक्ट आई एम डूइंग बीएससी? बीएससी क्या होता है? विच डिग्री इट इज? आफ्टर विच क्लास? 12th के बाद होता है। इट इज ग्रेजुएशन। बीएससी को फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। तो नॉर्मली जैसे जो बच्चे होते हैं वो पीसीएम से बीएससी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते हैं, या पीसीबी से करते हैं। जैसे बायो वाले हैं तो पीसीबी से करेंगे, ठीक है। हम जो बीएससी कर रहे हैं वो ह्यूमन न्यूट्रिशन से कर रहे हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन। एक बीएससी तो पहले कर चुके हैं 20-25 साल पहले, वो पीसीएम से किया था मैंने। और अभी जो कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड? वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसीलिए उसका नाम ही है ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो उसमें अच्छा, उसके पहले मास्टर्स किया योगा में। तो जब योगा की पढ़ाई की तो पूरी बायो पढ़नी पड़ी हमको, पूरी एनाटॉमी पता होनी चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी है कि बस डायरेक्टली चालू हो गए आप। किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन सा आसन कब करना है, क्या नहीं करना, थायराइड क्या होती है, पैंक्रियाज क्या होता है, आपको साइंटिफिकली पता होना चाहिए। न्यूरॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, कि ये नहीं कि हाँ मिलता जुलता लग तो रहा है। अरे न्यूरॉन अलग नेफ्रॉन अलग है। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? हाँ, न्यूरॉन कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। नेफ्रॉन, हाँ नेफ्रॉन यहाँ पे होता है, यहाँ पर। ये क्या है? ये दोनों, हाँ किडनी है ये, ठीक है। अच्छा ये क्या है? दाहिना हाथ लीजिए, दाहिनी तरफ मारिए और बताइए क्या है ये। दाहिना हाथ, राइट हैंड, राइट हैंड राइट साइड, राइट हैंड राइट साइड, लीवर है, बहुत अच्छा। राइट हैंड राइट साइड लीवर, राइट हैंड राइट साइड लीवर, इसको रटिएगा। राइट हैंड लेफ्ट साइड स्प्लीन। स्टमक तो पूरे को कहते हैं मैडम, पेट तो पूरे को कहते हैं। ये क्या है? स्प्लीन है, स्प्लीन, स्प्लीन। ये अरे नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऐसे पूरी लिपटी हुई है, एक जगह पे नहीं है, पूरा जाल है। यस, पैंक्रियाज है, बहुत अच्छा। तो ऐसे लर्न करेंगे, एल एस पी, एल राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड को राइट साइड पहले, एल है राइट में लेकिन बोल रहे हैं एल। लीवर है ये, एल एस पी ऐसे रटाया मैंने। लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज। लीवर, स्प्लीन, दीज आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अगर ये तीनों परफेक्ट हैं तो बीमारी हो ही नहीं सकती, बीमार पड़ ही नहीं सकते आप। लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज। अगर पैंक्रियाज सही है, आप ईंटा पत्थर कुछ भी खाइए सब हजम हो जाएगा। पैंक्रियाज अगर आपका सही है तो ठीक है।
कितने लोग हैं पता नहीं पेट भर के रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला, जलेबी, सब हजम कैसे? पैंक्रियाज, इतना इंसुलिन सेक्रेट किया उसने। और डायबिटीज वाले इतना खिला दीजिए तो इतने में तो निकल लेगा वो, फिर अगले दिन थे हो जाएगा। कहाँ डाइजेस्ट कर पाएगा उतना, इतना इंसुलिन हाई नहीं उसके बॉडी में कि इतना शुगर वो डाइजेस्ट कर सके। वो तो हार्ट अटैक होगा, किडनी फेलियर, कुछ भी हो सकता है उसके बॉडी में, तो वो निपट लेगा हाँ तो लेकिन अगर ये तीनों ऑर्गन एकदम फिट हैं तो यू विल एंजॉय द लाइफ। अगर जैसे आपको वॉमिटिंग होती है तो ये यही तो है, लीवर कराता है ये काम। जैसे कुछ भी आपके माउथ में गया, अब अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो बॉडी में नहीं जानी चाहिए तो ये तुरंत वॉमिट कर देगा, ये लीवर का काम है। कोई ऐसी चीज गई जो पॉइजनस है, कोई बैक्टीरिया चला गया तो लीवर तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये क्या करेगा? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, तुरंत बढ़ा देगा। ये बॉडी के मैकेनिज्म है। इट इज सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। ये काम दवा कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। तो लीवर क्या कहता है? बॉडी टेम्परेचर। जैसे अगर आपको फीवर होता है तो गॉड को थैंक यू कहा करिए, नहीं कि आप क्या बताएं हमको फीवर हो गया। अरे अच्छी बात है फीवर हो गया, ऐसा बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, फीवर हो गया तो अच्छी बात है फीवर हो गया। ये इसका मतलब कि आपका लीवर काम सही कर रहा है। फ्री में टेस्टिंग होगी बैठे बैठे, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। अभी आप जा कर के एलएफटी टेस्ट कराते, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। अभी जब जाके 2000 रुपया देते तो आपको पता लगता लीवर आपका सही है कि नहीं है। फ्री में बैठे बैठे पता लगा लीवर सही है आपको, क्योंकि फीवर हो गया। और फीवर क्यों किया लीवर ने? बैक्टीरिया को मारने के लिए। ये तरीका है नेचुरल। तो फीवर की दवा नहीं लेनी चाहिए, याद रखिएगा इसको। डॉक्टर बनिएगा, दूसरों को दवा खिलाइएगा लेकिन खुद मत लीजिएगा क्यों? और फिर कैसे फीवर ठीक होगा? नहीं, जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो फीवर अपने आप खत्म हो जाएगा। फीवर अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, और जरा देखिए, जब आपको फीवर होता है तो आपके एंजाइम्स पे क्या फर्क पड़ता है? बॉडी के एंजाइम्स पे उनकी एक्टिविटी कैसी हो जाती होगी? कम। बहुत अच्छा। इसलिए आपको फीवर में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, पेट भरा भरा सा लगता है। क्यों भरा भरा लगता है? क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। जो आपने सुबह खाया था वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अवनीश सर, गुड आफ्टरनून। जी सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं, वो हुआ है दूसरे में, संजय पांडे क्लासेस में हुई होगी। हाँ, पर्सनल में ट्रांसफर किया था सर जी। अच्छी बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या चल रहा था? हाँ, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमको बहुत मजा आती है इसमें कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम का मेन वर्क क्या है? एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। सिंपल, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। वो डाइजेशन को फास्ट करते हैं, डाइजेशन को फास्ट करते हैं। एंजाइम का काम होता है खाने को तोड़ना। प्रोटीन बिना एंजाइम का डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी पहले लो होती है, फिर खत्म हो जाती है। जब और हाई टेम्परेचर जाएगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। अब ये बॉडी के मैकेनिज्म है, क्योंकि अभी आपका डाइजेशन रेडी नहीं है तो आप क्यों खाना खाएंगे फिर? इसीलिए उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया कि नहीं, अभी आपको खाना नहीं खाना है। अभी जो अंदर पॉइजन आया है पहले उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? या वॉमिट करेंगे या डिसेंट्री करेंगे, या तो अच्छा ये उल्टा है, इसको बोलते हैं उल्टा, उल्टी। और वो क्या है? सीधी ये क्या है यार?
मतलब इसको सीधा बोलना चाहिए। वो सीधा है ना, जो आपने खाना खाया एक्सक्रीट किया वो सीधा है, लेकिन ठीक है ना, तभी तो उल्टी बोल रहे हैं इसको, ये उल्टा हो गया क्योंकि हाँ नहीं सही है, सही है, अब समझ में आ गया उल्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सीधी है, ये उल्टी है। जब खाना खाया, क्योंकि आप देखिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। अगर आप पता नहीं कभी ट्राई किया कि नहीं, बेड पे आप लेट गए, बेड पे लेट गए और ऐसे मुंडी नीचे लटका ली, मतलब ये लाइक दिस, ये ऐसे रोटी खाई क्या? रोटी पराठा नहीं सर, ऐसे लेट के नहीं खाया। हाँ, आज इसको करके देखना है और देखना है कि रोटी अंदर, क्योंकि आप वर्टिकल हैं और रोटी को ऊपर चढ़ना है। जब आप ऐसे जाएंगे तो नहीं, आप ट्राई कीजिएगा, हमारा क्वेश्चन है खाली कि ये रोटी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। हाँ, ये जाएगी रोटी ऊपर। क्यों जाती है? यस, इसी को पेरिस्टल्सिस कहते हैं। पेरिस्टल्सिस, पेरिस्टल्सिस क्या होता है? जो ओएसोफेगस होता है ना, ओएसोफेगस पे कुछ भी डालते हैं तो यहाँ पे ये मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं ऐसे, तो इसका खाना ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, जैसे डांस होता है ना, ऐसे 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 खाना ऐसे यहाँ पे है। हाँ, फ्लेमिंगो डांस है ये। तो ये खाना ऐसे नीचे सरकता है, अगर वो ना हो तो खाना नीचे जाएगा नहीं। जैसे ये किया आपने, सॉलो किया तो ये पेरिस्टल्सिस हो गई। कुछ भी आप कुछ भी खाते हैं, ये घूटते रहते हैं बार बार, तो यहाँ भी वही एक्शन ऐसे होता रहता है, ये नीचे सरकता नहीं तो खाना सरक ही नहीं पाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, पेरिस्टल्सिस होनी है और खाने में खाना रफ अच्छा होता है कि स्मूथ अच्छा होता है? मूवमेंट होना है, मूवमेंट होना है। अगर हम एक काम करें, यहां पे मार्बल लगा दें यहां पे, तो हमारी ग्रिप अच्छी बनेगी कि इसमें अच्छी बनेगी? इसमें अच्छी बनेगी। तो रफ सरफेस होगी, गाड़ी चलानी है रोड पे, तो गाड़ी खूब बढ़िया तेज चलनी है कब? जब रोड एकदम स्मूथ हो कि थोड़ी सी रफ हो? रफ हो। टायर जब घिस जाता है नहीं, तब उतनी अच्छी से नहीं चलेगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा फिर, इसलिए कुछ बार टायर को चेंज करना पड़ता है गाड़ी के। यहां भी सिंपल फिनोमेना है कि अगर खाने का मूवमेंट, पेरिस्टल्सिस तब अच्छी होगी जब खाने में रफेज होगा, इसलिए सैलेड खाना है, उसमें फाइबर होगा। और आपने क्या किया, ऑयलिश खूब खा लिया, पिज्जा बर्गर समोसा खाया, तो उसमें तो फैट नहीं है ना, उसमें सॉरी फैट है, फाइबर नहीं है, तो मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा। वो क्या इंटेस्टाइन में जा करके चपक जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। और अगर रफेज होगा तो मूव करता रहेगा, पेरिस्टल्सिस होती रहेगी। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी कि लीवर हमारा ये। और जब भी आप स्पाइनल रोटेशन करेंगे, स्पाइनल रोटेशन में हम लोगों ने क्या किया कि जैसे नियम बना लीजिए कि अगर सुबह जल्दी उठना है, कितने बजे उठना है? 4 to 6 को उठना कहते हैं, बिटवीन 4 to 6, 2 hours बिफोर सनराइज। फिर उठने के बाद आप फ्रेश होइए, उसके बाद पानी पीना है, उसके बाद पानी पीना है। ठीक है, बैठ के पानी पीना है। कितना पानी पीना है? मिनिमम आधा लीटर, मिनिमम आधा लीटर से लेकर के 2 लीटर तक धीरे धीरे करके बढ़ाइए। इसमें लगेगा 1-2 साल लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि आदत नहीं है। जब सुबह पानी पीते हैं तो वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, तो रात भर के जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं वो सब डिजॉल्व करता है वो। और बैठ के पीना है, और एक बार में नहीं पीना है, इसको कम से कम 5-10 मिनट में पीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। पढ़ाई करते रहिए, बैठ कर पढ़ाई करिए, पानी पीते रहिए थोड़ा, फिर थोड़ा पानी पिया, फिर पढ़ाई किया, फिर पानी पिया, फिर पढ़ाई किया। और अगर हो सके तो वज्रासन में बैठ करके पानी पीजिए। ये दिस ऐसे पैर फोल्ड करके ना, लाइक दिस,
समझ में आ रहा है? इस पोजीशन पे इसको वज्रासन कहते हैं। तो इस समय क्या होगा, इस समय जो वाटर होगा वो इंटेस्टाइन में रुकेगा, आपके स्टमक में रुकेगा। तो यहां पे क्या करेगा, वाटर सॉल्वेंट है तो सारे टॉक्सिन जो अंदर डिपॉजिट है उसको डिसॉल्व करेगा। इंटेस्टाइन में जो वेस्ट चिपका हुआ है उसको भी वो डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व अभी निकालेगा ना, डिसॉल्व करेगा। फिर जब थोड़ा ज़्यादा पानी पी लेंगे तो पानी का वेट होता है। अब आपको प्रेशर फील होगा, मोशन फील होगा। अब आप लैट्रिन करने जाइए। अब आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और वो टॉक्सिन डिसॉल्व करके, तो वाटर सुबह क्यों पीना चाहिए, पेट आपका एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पेट साफ है तो आपकी बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। तो ये दो काम, सुबह जल्दी उठना है, फिर पानी पीना है। उसके बाद 10 से लेकर के आधे घंटे तक जितना टाइम होगा, 10 मिनट से लेके एक्सरसाइज योगा जरूर करना है। नहीं समझ में आता तो यू गिव मी अ कॉल कि सर क्या करें, कैसे शुरू करें। बट जब बॉडी मूवमेंट होता है, अब जैसे पानी आपने पी लिया, बैठ के पानी पी लिया, अब उसके बाद आप ये करिए, इसको कटी चक्रासन कहते हैं। क्या कहते हैं? कटी संस्कृत में स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, और चक्रासन, चक्र, घूमना। तो ये हम क्या घुमा रहे हैं, कटी को घुमा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ये हमने स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया, स्ट्रेच किया ताड़ासन में, ये स्ट्रेच किया, ये हमने किया तो पानी और नीचे सरकेगा। और जब ये किया तो पानी ये धुलाई करेगा अंदर। अब उसके बाद अब आप प्रेशर बहुत अच्छा बनेगा, आप लैट्रिन करिए, ठीक है। इतना करके तब पढ़ाई लिखाई अपना करिए, पहले बॉडी को फिट रखिए। अभी जिस दिन पेट नहीं साफ होता है, दिन भर अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं अच्छा लगता। उसमें पेरेंट भी नहीं, मम्मी पापा से, भगवान नहीं अच्छे लगते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई नहीं अच्छा लगता जब पेट नहीं सही होता आपका। क्योंकि दुनिया तब अच्छी लगती जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, सीधी सी बात है। जब आप हेल्दी होते हैं तो दुनिया अच्छी लगती है। आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, अभी पेट में दर्द हो रहा हो, देखिए कौन अच्छा लगेगा आपको, फिर कोई नहीं अच्छा लगेगा उस समय। ना मिठाई अच्छी लगेगी, ना रुपया पैसा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। कभी कभी पेट में गैस बन जाती है, अब देखिए हालत खराब हो जाती है, उस समय लगता है जान ही निकल जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। जनरली कोवेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। फिर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे 7n लिख करके 1s2 2s2 2p3। उसके बाद ये जो मैंने ऑर्बिटल सामने बनाए हैं, 1s नहीं बनाया, ऐसे बॉक्स बनाइए आप, 2s बनाइए, एक बॉक्स बनाइए। फिर 3 के अंदर ये आप मैंने अलग अलग कर दिया, इसको आप ऐसे बनाइए, एक साथ ऐसे कर दीजिए, हाँ ऐसे कर दीजिए। ये हो गया px py pz। कितने कितना डाल दिया जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज ऊपर दिखा दीजिए, बस एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने। देखिए एरो ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसी एरो कंप्यूटर में मिलेगी नहीं आपको, तो ये तो कंप्यूटर ने बनाया है, मैंने वर्ड में टाइप किया इसको, तो वर्ड के पास ये वाला सिंबल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होता है, तो इसलिए मजबूरी में ऐसा बनाना पड़ा हमको। हाथ से बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, क्योंकि फिर इसका मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक हो गया। बहुत अच्छा, ऊपर है तो क्लॉकवाइज होगा, नीचे वाला एंटी क्लॉक हो गया, तो ये ऐसे बना दीजिए। फिर नीचे लिखे हियर नाइट्रोजन हैज 3 unpaired electrons। in its valence shell, full stop। So it shows a covalency of 3। It shows a covalency of 3। फिर पहले चेंज करिए, but
but the elements having vacant d orbitals, ये अंडरलाइन करिएगा, vacant d orbitals, elements having vacant d orbitals, then comma, show different covalencies in different compounds, full stop. Therefore this phenomena of variable covalency is due to the presence of vacant d orbitals in the valence shell, of the elements. फिर एग्जाम्पल्स करिए. एग्जाम्पल वन, variable covalencies of phosphorus. Example 1, variable covalencies of phosphorus. तो पहले तो क्वेश्चन हमारा वही है. अभी जब तक फिजिक्स वाले सर नहीं आ रहे तब तक हम लोग एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं. पहला मेरा क्वेश्चन वो है कि फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो करता है कि नहीं. क्यों करता है? थर्ड पीरियड. बहुत अच्छा. इट इज फ्रॉम द थर्ड पीरियड, सो इट विल हैव vacant d orbital है इसके पास. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करते हैं. ब्रैकेट में वैलेंसीज लिखिए 3,5. फास्फोरस वैलेंसीज 3,5. फिर कॉन्फ़िगरेशन पर लिखिए 15p 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2. कुछ पड़ गया रेचल आंख में? क्या है? गड़ रही है आंख? अच्छा. 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p3. ठीक है. 3s2 पे कितना हो जाएगा? 12 हो गया. तो उसका 3p3 हमने डाल दिया, 3p3. तो आप देखिए जरा, इसके ऑर्बिटल बना देते हैं. फिर नीचे लिखिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. जो अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसी को ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं. वेरिएबल वैलेंसी तब शो करेंगे इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं, तो उसको हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट. और नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. तो ग्राउंड स्टेट तो यही कॉपी कर दी जो अभी लिखा आपने, 3s2 3p3 और इसके ऑर्बिटल दिखा देते हैं. तो इसको देखिए जरा, खाली इसको अंडरलाइन करिए, 3p3 को अंडरलाइन करिए बस, क्योंकि 3s तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये ऑर्बिटल ऐसे दिखाइए, 3p1 2 3, 3 अनपेयर्ड हो गए. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो फिर आगे लिख लीजिए, देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 3. देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 3. अब लिखना बंद करिए, खूब ध्यान से देखिए. यहां पे 3d0 भी तो है.
नहीं। थर्ड, इसके पास 3 शेल्स है ना, तो अभी हम लोगों ने कहा था L इज इक्वल टू N, तो वैकेंट है इसलिए 0 लिखा मैंने। वैकेंट है, पूरा ऑर्बिटल खाली है, D सबसेल है। तो हमने देखें यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके, अभी हम आगे क्या करेंगे, अगर यहां से उठा के यहां डाला मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कम हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डी में हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे क्या फर्क पड़ा? आज ही सर, आज ही हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम। यहां से 3 अनपेयर्ड थे ना पी में, तो एक उठा के आपने डी में डाल दिया, तो एक तो अनपेयर्ड डी में हो गया, लेकिन यहां एक कम तो हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो सेम रहा। तो अगर अनपेयर्ड सेम है तो फिर जब इलेक्ट्रॉन जंप करते तो एनर्जी लगती है, तो एनर्जी देने से कोई फायदा नहीं हुआ। एनर्जी तब फायदा है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो पी से हम नहीं जंप कराएंगे, हम एस से जंप कराएंगे। तो एस का जंप किया, तो अब आगे लिखिए एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बस 1 मिनट से। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन एस का जंप कराया हमने, कहां लेके गए उसको? डी में लेके गए, डी में जो वैकेंट ऑर्बिटल था। तो यहां लिखिए 3s1 3p3 3d1 3d1, और ये ऑर्बिटल दिखाइए कॉपी बना करके, ये ऑर्बिटल दिखाइए 3s, या इसके आगे दिखा दीजिए, ऐसे दिखाइए 3s 3p, और डी में कितना बनाया जाए? 1 2 3 4, 4 करिए तो 5 हो जाएगा। पी में 3 करिए, डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कहां से लेके कहां गए आप? एस से डी में डाला, पी में नहीं, डी में डाला, क्योंकि पी तो देखिए ऑलरेडी अनपेयर्ड था, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब टोटल अनपेयर्ड कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 5। तो देखो वैलेंसी इज इक्वल टू 5, वैलेंसी इज इक्वल टू 5। एक एग्जाम्पल कर दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए PCl3 एंड PCl5, PCl3 एंड PCl5। ठीक है, बस इतने करके छोड़ दी, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।